नमस्कार। जीएस प्राइम की डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व जूनोज दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शंस हैं 4 जुलाई, 5 जुलाई, 6 जुलाई या फिर 7 जुलाई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 6 जुलाई। हर साल 6 जुलाई को जूनोटिक रोगों के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है। जूनोज संक्रामक रोग हैं जो जानवरों से मनुष्यों में फैल सकता है और इसके विपरीत या तो जानवरों के सीधे संपर्क में या अप्रत्यक्ष रूप से वेक्टर जनित या खाद्य जनित के जरिए फैल सकता है। ऐसे रोग जो वायरस, बैक्टीरिया और परजीवी के माध्यम से फैलते हैं जूनोज संक्रामक रोग कहलाते हैं। इस दिन की शुरुआत 6 जुलाई 1885 से हुई थी, जब लुई पाश्चर ने रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक प्रशासित किया था, जो कि एक जूनोटिक बीमारी है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में कैश ऑन डिलीवरी को आसान बनाने के लिए फ्लिपकार्ट ने किस पेमेंट प्लेटफॉर्म के साथ साझेदारी की है? इसके ऑप्शंस हैं गूगल पे, फोन पे, अमेजोन पे या भीम यूपीआई। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, फोन पे। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोनपे ने फ्लिपकार्ट के पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर के लिए कॉन्टैक्टलेस स्कैन एंड पे फीचर लॉन्च करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है। फोनपे के क्यूआर कोड समाधान का उपयोग करके फ्लिपकार्ट के वो ग्राहक जिन्होंने पहले कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुना था, डिलीवरी के समय किसी भी यूपीआई ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से भुगतान कर सकते हैं। फ्लिपकार्ट का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है तथा इसके सीईओ कल्याण कृष्णमूर्ति हैं। फोन पे के सीईओ समीर निगम हैं तथा इसका मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। तीसरा प्रश्न है, नवंबर 2021 में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? इसके ऑप्शंस हैं महाराष्ट्र, कर्नाटक, गोवा या फिर केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, गोवा। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया यानी भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 52वें IFFI के लिए विनियम और पोस्टर जारी किए गए थे। भारतीय सिनेमा के लीजेंड श्री सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी के अवसर पर इस वर्ष से शुरू होने वाले IFFI में इस वर्ष से सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की गई है। चौथा प्रश्न है, हाल ही में निपुण भारत कार्यक्रम की शुरुआत किस मंत्रालय के द्वारा की गई है? इसके ऑप्शंस हैं कौशल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, संस्कृति मंत्रालय या फिर सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, शिक्षा मंत्रालय। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया है। निपुण कार्यक्रम का उद्देश्य है कि भारत में प्रत्येक बच्चे को 2026 से 27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता प्राप्त हो। निपुण का पूर्ण रूप है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी। इस योजना के उद्देश्य को प्राप्त करने में मदद करने के लिए शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। स्कूली शिक्षा के विभिन्न चरणों में सेवारत शिक्षक प्रशिक्षण की चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए NCERT ने शिक्षक प्रशिक्षण का एक अभिनव एकीकृत कार्यक्रम तैयार किया है, जिसे अब निष्ठा यानी नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट के रूप में जाना जाता है। पांचवा प्रश्न है, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किसानों की आय बढ़ाने के लिए कौन सी परियोजना शुरू की गई है? इसके ऑप्शंस हैं निर्भय, बोल्ड, जल या फिर शक्ति। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, बोल्ड। KVIC यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन यानी खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरे पैच बनाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड यानी बेम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट लॉन्च किया है, जो अपनी तरह का पहला अभ्यास है। यह भारत में अपनी तरह का पहला अभ्यास है जो राजस्थान के उदयपुर में आदिवासी गांव निचला मंडवा से शुरू किया गया था।
इस परियोजना के तहत विशेष बांस प्रजातियों के 5,000 पौधे यानी बैम्बूसा टुल्डा और बैम्बूसा पॉलीमोर्फा को लगभग 16 एकड़ में खाली ग्राम पंचायत भूमि में लगाया गया है। केवीआईसी की स्थापना 1956 में हुई थी तथा इसका मुख्यालय मुंबई में है। केवीआईसी के अध्यक्ष विनय कुमार सक्सेना हैं। छठवां प्रश्न है, हाल ही में किस विदेशी खिलाड़ी द्वारा प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1,000 विकेट का रिकॉर्ड बनाया गया है? इसके ऑप्शंस हैं डेल स्टेन, जेम्स एंडरसन, ड्वेन ब्रावो या फिर लसिथ मलिंगा। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जेम्स एंडरसन। इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1,000 विकेट पूरे करके अपने नाम पर एक और उपलब्धि जोड़ ली है। एंडरसन ने मैनचेस्टर में केंट के खिलाफ लंकाशायर के काउंटी चैंपियनशिप संघर्ष के दौरान दुर्लभ उपलब्धि हासिल की। एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में तेज गेंदबाजों में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। 162 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड के महान खिलाड़ी ने 26.67 की औसत से 617 विकेट लिए हैं, जिसमें 30 5 फोर्स और 3 10 विकेट मैच हैं। एंडरसन इस सदी में 1,000 प्रथम श्रेणी विकेट लेने वाले केवल 14वें खिलाड़ी हैं और तेज गेंदबाजों में केवल 5वें खिलाड़ी हैं। एंडी कैडिक, मार्टिन बिकनेल, डेवोन मेलकम और वसीम अकरम अन्य तेज गेंदबाज थे जिन्होंने एंडरसन से पहले 1,000 विकेट का लैंडमार्क पार किया। सातवां प्रश्न है, हाल ही में किन दो खिलाड़ियों को टोक्यो ओलंपिक में भारत की ओर से ध्वजवाहक घोषित किया गया है? इसके ऑप्शंस हैं द्युति चंद और अभिनव बिंद्रा, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह, बबीता फोगाट और बजरंग पूनिया या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए ने घोषणा की कि टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन एमसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक होंगे। 2018 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता बजरंग पूनिया 8 अगस्त को समापन समारोह में ध्वजवाहक होंगे। पहली बार आगामी टोक्यो खेलों में लिंग समानता सुनिश्चित करने के लिए भारत से एक पुरुष और एक महिला 2 ध्वजवाहक हैं। आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन ने इस संबंध में खेलों की आयोजन समिति को फैसले से अवगत करा दिया है। आठवां प्रश्न है, लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? इसके ऑप्शंस हैं कविता राव, कौशिक बसु, विक्रम संपत या नीना गुप्ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, कविता राव। कविता राव ने लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन नामक पुस्तक लिखी है। यह पुस्तक भारत की पहली महिला डॉक्टरों की कहानियों को पुनः प्राप्त करती है जिन्हें अक्सर इतिहास द्वारा अनदेखा किया जाता है। कविता राव की लेडी डॉक्टर्स द अनटोल्ड स्टोरीज ऑफ इंडियाज फर्स्ट वुमेन इन मेडिसिन के इस अंश में रुक्माबाई राउत की कहानी है। रुक्माबाई एक भारतीय चिकित्सक और नारीवादी थी। वह औपनिवेशिक भारत में पहली अभ्यास करने वाली महिला डॉक्टरों में से एक होने के साथ साथ 1884 और 1888 के बीच एक बाल वधू के रूप में अपनी शादी से जुड़े एक ऐतिहासिक कानूनी मामले में शामिल होने के लिए जानी जाती हैं। नौवां प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय महिला खिलाड़ी ने सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? इसके ऑप्शंस हैं हरमनप्रीत कौर, मिताली राज, शेफाली वर्मा या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मिताली राज। भारत की कप्तान मिताली राज इंग्लैंड की पूर्व कप्तान चार्लोटे एडवर्ड्स को पछाड़कर सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गई हैं। एडवर्ड्स के 10,273 रनों को पछाड़कर मिताली राज अंतर्राष्ट्रीय मैचों में दुनिया की सबसे शानदार बल्लेबाज बन गई हैं। न्यूजीलैंड की सूजी बेट्स 7849 रन के साथ तीसरे नंबर पर है। शीर्ष 5 में स्टेफनी टेलर 7832 और मैग लैनिंग 7024 रनों के साथ हैं। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में
149 साल पुरानी दरबार मूव परंपरा खत्म कर दी गई। इसके ऑप्शंस हैं सिक्किम, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड या फिर हिमाचल प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर। एलजी मनोज सिन्हा ने ग्रीष्मकालीन राजधानी श्रीनगर और शीतकालीन राजधानी जम्मू के बीच कार्यालयों को स्थानांतरित करने की 149 साल पुरानी द्विवार्षिक परंपरा को औपचारिक रूप से समाप्त कर दिया। प्रशासन ने कर्मचारियों को जम्मू और श्रीनगर में 3 सप्ताह में दरबार मूव से संबंधित आवास खाली करने का नोटिस दिया है। प्रशासन ने जम्मू और श्रीनगर में दरबार मूव कर्मचारियों के आवासीय सुविधा को रद्द कर दिया, जिसका अर्थ है कि कर्मचारी या तो जम्मू या कश्मीर में तैनात रहेंगे। जम्मू और श्रीनगर में मुख्यालय वाले सिविल सचिवालयों में काम करने वाले लगभग 8,000 से 9,000 कर्मचारी हर साल 2 बार फाइलों के साथ मूव करते थे, जबकि श्रीनगर ग्रीष्मकालीन राजधानी के रूप में कार्य करता था, जम्मू शीतकालीन राजधानी थी। माना जाता है कि डोगरा सम्राट महाराजा गुलाब सिंह ने 1872 में राजधानी को स्थानांतरित करने की परंपरा शुरू की थी। परंपरा को 1947 के बाद जम्मू कश्मीर के राजनीतिक वर्ग द्वारा जारी रखा गया था, क्योंकि यह एक प्रमुख पुल के रूप में काम करता था तथा कश्मीर और जम्मू क्षेत्र के दो विविध भाषाई और सांस्कृतिक समूहों के बीच बातचीत के लिए एक स्थान था। फिर मिलेंगे कुछ नए प्रश्नों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।